आपकी विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारे 7 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं साइंस एंड टेक का, जो जीएस 3 का पोर्शन है। एंड इसी के साथ आज एमसीक्यूज़ भी होंगे साइंस एंड टेक के, और वो टेलीग्राम लिंक पर भी शेयर कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको प्लीज़ आइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जुड़ी हुई जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो हमारा जो 7.5 का टॉपिक से हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले के टॉपिक्स हो चुके हैं कवर। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, पूरी 2 साल की प्लेलिस्ट तैयार है। करंट अफेयर्स अपने पूरे पूरे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो हम सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। क्यों है ये न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या जुड़ी हुई टर्म्स हैं, उसको हम समझते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं। तो देखो, रिसेंटली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की गई है इंडिया द्वारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर। क्यों की गई है इन्वेस्टमेंट, क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की, समझते हैं। देखो, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है ना, वो कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जो ना आप कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के लिए यूज़ करते हो। उसको ध्यान से समझना। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे वेपन बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ को डिसेबल, डिस्ट्रॉय या इनकैपेसिटेट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हो। अब आपको ये समझना होगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी क्या होती है। कहता है कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसमें अदर सोर्सेज से एनर्जी को निकाला जा रहा है। जैसे देखो, फैट्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, फैट्स, इसके पास सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ये। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी जो आपके होती है, उसी के यहाँ पर बात करी जा रही है कि उसको यहाँ पर रखा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई ये प्रकार होते हैं इसके। फिज़िक्स की भाषा में अगर हम देखें कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, ये बेसिकली ये आपकी थोड़ा काइनेटिक एनर्जी से अलग होती है ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से ये एकदम अलग होती है यहाँ पर ना, क्योंकि मास, जैसे कि मास जो होता है वो एक काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो लिटिल मार्बल है, 20 ग्राम वेट है जिसका, है ना, अगर आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सप्लोजन होगा वो 5 लाख टन हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के काम आ सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो एनर्जी होती है, उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है, उसके केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल जो आपके पार्टिकल टेक्नोलॉजी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, इनकैपेसिटेट, रादर देन काइनेटिक एनर्जी टू इनकैपेसिटेट, डैमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर हम डीयूडी में, यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में, हम कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आए। अब ऐसे मान लो किसी ने आपसे सवाल ही पूछा कि क्या मैटर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है, तो कह रहा है वही मैटर एंटी मैटरिक होते हैं जिसमें फिशन फ्यूजन रिएक्शन जो है उससे लेस देन कन्वर्ट होना मास इनटू एनर्जी। तो आप समझ लो, मैटर को इसीलिए हम ना पूरी तरह से नहीं कहते, कुछ ही मैटर में कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है। फैट में तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है ना, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको अभी समझाई है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर देखते हो तो डीयूडीज़ के अंदर एक्सपेंड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, कोई भी जैसे स्ट्रैटेजिक यूज़ करना होगा ना हमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, एनिमी के अगेंस्ट वगैरह, तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ लो क्या होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग वेव्स को तैयार करना। यानी कि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, विजिबल लाइट में होता है, एक्सरे में होता है, गामा रेज में होता है, अल्ट्रावायलेट रेज में होता है, इंफ्रारेड रेज में होता है, इनकी फ्रिक्वेंसी को चेक करना। अब ये कह रहा है जो DEW है, यानी जो आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ये काम कैसे करता है, हमें तो ये ध्यान में रखना है बेसिकली। ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ये एमिट कराता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कराता है, DUW, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे ही चल रहा है, तो उसी पे चलेगा, उसी से स्पीड ऑफ लाइट को एमिट कराएगा, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाके ये मटेरियल्स में घुस जाता है अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इसका जो पावर है ना, वो याद रखना, एवरीडे डिवाइस जैसे हाउस होल्ड का माइक्रोवेव वगैरह होती है ना, उससे ज़्यादा होता है इसका पावर आउटपुट। तो यानी कि ये पावर आउटपुट को क्यों हायर किया जाता है या हायर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्षमता होती है कि डिसरप्ट या डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट्स को इफेक्टिवली।
अब आपको सोचना ये है कि DW यानी कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वॉरफेयर है, इसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है मिलिट्री के डिफेंस में। कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? मिलिट्री के डिफेंस में। यानी टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग कोई मिसाइल्स को हमें डिस्ट्रॉय करना हो, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना हो, एनिमी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करना हो, तो उसमें मिलिट्री डिफेंस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी में भी, जैसे कि आपके नॉन लिथाल हैं, माइक्रोवेव्स हैं, लेज़र्स हैं, क्राउड को कंट्रोल करने में, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए भी आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पेस ऑपरेशंस हैं, सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करना डेब्रिस से, ठीक है, वहाँ पर भी आप डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी सैटेलाइट वेपन्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे यहाँ पर सवाल कर रहा है कि टाइप्स बताओ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के। तो कह रहा है सबसे बड़ा जो टाइप है वो है हाई एनर्जी लेज़र्स का। यानी इसमें आपके पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत क्षमता है। यानी कि इसमें 100 किलोवाट पावर है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये 100 किलोवाट पावर रखता है। और इसके ये यूज़ भी किया जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वगैरह में भी। इसको ना इंडिविजुअल टारगेट कोई बहुत बड़े रेंज का है, कोई बहुत दूर पे कोई एनिमी चीज़ रखी हुई है, या बहुत फास्ट मूविंग चीज़ बहुत दूर पर है, तो इसके मदद से आप उसको भी ढूंढ सकते हो। और हाई पावर इसमें माइक्रोवेव्स तो है ही, मैंने आपको पहले ही बताया, मिलीमीटर वेव, इसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती है। नॉन लिथाल मटेरियल है ना, क्राउड कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसको ना जो इसकी बीम वेपन्स हैं उसके पार्टिकल्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स हैं, समझ रहे हो, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कॉस्ट एफिशिएंसी पर शॉट। यानी अगर आप ट्रेडिशनल म्यूनिशंस से कंपेयर करो तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स आर पोटेंशली लेस कॉस्टली होते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन का जो DW ड्रैगन फायर लेज़र है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा गया था रिसेंटली, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हो गए। इसमें हमने बहुत सारे एनिमी एयरक्राफ्ट्स को हम शूट आउट कर सकते हैं, तो इसमें पैसा जो है वो भी बहुत कम लगता है। सोचो आप, लेस देन यूरो टू 10 रुपीज़ लगे हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन से कॉस्ट एफिशिएंसी भी हमारी बचती है और रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, लेज़र लाइट जो बीम में चलती है, उससे आप बहुत सारे टारगेट्स को कर सकते हो, फास्ट मूविंग थ्रेट्स को भी काउंटर कर सकते हो। तो ये बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। फिर ये कह रहा है इसका ना लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी भी है। यानी लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी कैसे है? क्योंकि जितने भी हमें पहले मैकेनिकल लोडिंग करनी पड़ती थी, ट्रेडिशनल एम्यूनेशन करना पड़ता था, सप्लाई चेन में बड़ा दिक्कत होती थी, अब सारी सप्लाई चेन भी आराम से काम करने लग गई है। प्रिसीशन का मतलब है यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो इसमें हुआ ही है। लाइट या दूसरे डायरेक्टेड एनर्जीज़ को बिना ग्रेविटी को अफेक्ट किए, बिना विंड को अफेक्ट किए, बिना कोरियोलिस फोर्स को अफेक्ट किए, ये हाईली एक्यूरेट टारगेट को फुलफ़िल करती है। यानी प्रिसीशन बहुत ज़बरदस्त है इसका। फिर यहाँ पे स्टिल्थ भी है, यानी इसकी जो अगर आप बात करोगे मजबूती की, तो ये ऑपरेट ना बड़ी साइलेंटली और बड़ी इनविजिबल तरीके से होती है। इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो देखो बड़ा अच्छा है हमारे लिए तो, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम इसका आउटसाइड से ही, स्पेशली दोज आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर इसमें ना लो कॉस्ट जो ड्रोन्स होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनको भी काउंटर करना बड़ा आसान हो जाता है। यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इसको बड़े सारे फ़ायदे हैं। लेकिन देखो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के अपने नुकसान भी हैं कुछ। सबसे पहला नुकसान है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, यानी ये जनरली लेस इफ़ेक्टिव होते हैं। फॉग एंड स्टॉर्म्स जो होती हैं कैन रिड्यूस लेज़र बीम रेंज एंड क्वालिटी, आप जानते ही हो। फिर उसके बाद ना ये बैटल फील्ड यूज़ में भी इसका रहता है, जो डिसीजंस लिए गए अबाउट हाउ एंड व्हेन टू यूज़, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वाइडर बीम्स हैं, जैसे हाई पावर माइक्रोवेव्स हैं, मिलीमीटर वेव वेपन्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेंड्स हैं, वो सभी के एसेट्स को बर्बाद करेगा ये। फिर एथिकल और हेल्थ कंसर्न ये आ जाता है कि आप अल्टीमेटली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डायरेक्ट एनर्जी को एक्सपोज कर रहे हो, तो इससे जो लोग हैं ना उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं लोगों के। फिर इससे कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के वेपन बनाना शुरू कर रहे हो ना, तो इससे एक ना होड़ लग जाएगी, एक कंपटीशन लग जाएगा कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो इससे फर्दर क्या होगा, टेंशन्स ही आपकी जो होंगी वो ना एस्केलेट होती चली जाएंगी। फिर कह रहा है अदर कंसर्न्स की अगर बात करें ना, तो जो DW है ना कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली लार्ज है और ना इसमें ना बहुत सारा सस्टेनेबल एनर्जी लगती है ऑपरेट करने में। कह रहा आप कह रहे हो कि इसमें कॉस्ट कम लगेगी, कह रहा जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फेज़ होगा ना उसमें बहुत हाई कॉस्ट लगेगी। फिर जो नीड है HELs की टू हैव अ क्लियर लाइन ऑफ साइट ऑफ द टारगेट, वो भी एक बड़ी बात है। कह रहा उसके बाद ना कोई काउंटर तरीका नहीं है इससे की इफ़ेक्टिवनेस को मिटिगेट करने का, तो हम कैसे इसको पूरी तरह से सही माने। कह रहा फिर ऐसा क्या किया जाए, लाना भी चाहिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन या नहीं लाना चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप लगाए जाएँ। तो कह रहा याद करो दुर्गा 2 का प्रोजेक्ट था। दुर्गा 2 का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। कह रहा इसको DRDO ने किया था, 100 किलोवाट लाइट वेट के इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तैयार किए गए थे। ऐसे ही 2KW DU2 सिस्टम है, इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया था डेवलप, ताकि नए थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स के थ्रेट आते हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम के आते हैं, वो दूर हो पाएँ। फिर ऐसे ही लेस्टेक था, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का, इसको DRDO ने करा था प्रोजेक्ट 3 नेत्रा के तहत। ठीक है। फिर इसी में किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, काली जिसका नाम है। ये लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है जिससे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, जो DRDO द्वारा डेवलप की गई है और BARC द्वारा डेवलप किया गया, वो ठीक ढंग से काम कर पाए। तो यानी कि ना आपने जो भी आपने अभी तक बना लिए हैं उसमें आपने जैसे जैसे डायरेक्ट वेपन्स को यूज़ करा है, जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं, आपको उसको ना पूरा ध्यान से करना है। कह रहा देखो ऐसे ग्लोबली भी हुआ है, USA ने भी करा है। कह रहा देखो आप ओनली कंट्री तो हो नहीं, इसराइल ने करा है, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना ने करा है, UK ने करा है, तो सब कंट्रीज़ ने किया है ये। लेकिन देखो आपको ना ये ध्यान रखना है जब आप बना रहे हो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, आप ये चेक करो कि आपको अपने नेबर से कितना थ्रेट है। जैसे पर्टिकुलरली चाइना की बात उठा लो आप, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल वास्टनेस बहुत है। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम ऐसा हो कि वो इनएविटेबल थ्रेट को भी पकड़ ले और ऑटोनॉमस हाइपरसोनिक वेपन, दोनों तरह के वेपन्स बनाए। इसके लिए एक पोटेंशियल सोल्यूशन चाइना जैसी कंट्रीज़ के लिए डेफिनेटली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। तो इसको देखो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप नहीं बनाओगे, क्योंकि उससे तो आपका काम चलेगा नहीं, है ना। अब आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस वेपन्स क्या होते हैं। तो ऑटोनॉमस वेपन्स वो मिलिट्री सिस्टम है जो कि ना इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंगेज करता है और डिस्ट्रॉय करता है टारगेट्स को बिना ह्यूमन कंट्रोल के, उसी को कहते हैं ऑटोनॉमस वेपन्स। ठीक है। अब इसी में एक होता है आपका हाइपरसोनिक वेपन्स। अब ये क्या होते हैं, ये वो वेपन्स हैं जो इतनी तेज़ी से स्पीड पे भागते हैं, एटलीस्ट 5 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड। सोचो आप, इतनी तेज़ ट्रैवल करते हैं ये, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ ले लेते हैं ये। तो ये ज़बरदस्त, इसमें ना गन्स वगैरह अगर ये वाली होती है ना हाइपरसोनिक वाली, न्यू टेक्नोलॉजी रेल गन्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई पावर लेजर्स में, रेल गन्स में, साइबर अटैक्स को कंफ्यूज करने में, उसमें हाइपरसोनिक वेपन्स का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया ही जाता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो US, रशिया, चाइना के पास हाइपरसोनिक वेपन्स आपको बहुत मिलेंगे। तो देखो बाहर की कंट्रीज़ में तो आपको ये लेकर तो देखो आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट्स का शुरू हो जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट शॉर्ट्स। कह रहा है इसरो ने लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च हुई, किसने करी? SSLV-D3 यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। स्टेट्स आपका सतीश धवन सेंटर जो है आपका श्रीहरिकोटा में, वहाँ से हुआ। कह रहा है इसको लॉन्च से क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे लॉन्च हुई है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है E08 मिशन को लाने का। कह रहा जो ये पूरा मिशन कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑपरेट करेगा। एल्टीट्यूड इसका 475 किलोमीटर रहेगा और इसकी जो पूरी लाइफ है वो 1 साल की मिशन लाइफ है। डेवलप किया गया है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, ऑन बोर्ड है ये SRO डेमो सेट जो है। अब E08 मिशन पता है क्या है इसका, ये क्यों बनाया क्यों जा रहा है? इसका बनाने की सबसे बड़ी वजह है डिज़ाइन एंड डेवलपिंग का माइक्रो सैटेलाइट। क्या डेवलप करना है, क्या डिज़ाइन करना है? माइक्रो सैटेलाइट्स। फिर जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं उसको ना हम ना कंपैटिबल बनाना चाहते हैं माइक्रो सैटेलाइट बस के द्वारा। फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जितनी भी ऑपरेशनल सैटेलाइट आए उसमें इस मिशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसीलिए हम ना EOS-08 मिशन लेकर आए हैं। अब जो इसमें पेलोड है, लाइक कैसे गया कैसे, देखो इसके अंदर ना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड की तरह है, यानी कि इसमें ना इमेजेस वगैरह ली गई हैं
डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटर करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में, क्या ना। इवन आपको पता है ये ना रिमोट सेंसिंग की तरह इस्तेमाल होगा, तो हमें पता चल जाएगा हिमालयन क्रायोस्फीयर का, सॉइल के मॉइस्चर का पता चलेगा। गगनयान मिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ना। इसी में एक मामला आता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स का भी। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कहो, अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहो, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अबाउट एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों। और एप्लीकेशन इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये क्या है बेसिकली, ये थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट है। इसमें क्या क्या हो सकता है, एसएसएलवी द्वारा माइक्रो मिनी नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। ये तीनों सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेजेस पे यूज़ की जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें कम पैसे लगते हैं, इसका काम करने में बहुत टाइम कम लगता है, इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सियोम मिशन AX4 के बारे में। इंडिया के एक हैं शुभांशु शुक्ला जी एंड प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। ये ग्रुप कैप्टन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, और इन्हीं को भेजा जा रहा है फॉर एक्सियोम 4 मिशन। इनको यूएस में ट्रेन किया जाएगा, इनको ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के बारे में एक्सपीरियंस गेन करके ये आएंगे। अब मिशन 4 एक्सियोम 4 क्या एक तरह का ना जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है नासा का, प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियोम स्पेस इस पर काम कर रही है। ये 14 डेज़ के लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ पे लेकर जाना और वहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कराना, लॉन्च प्रोवाइडर भी देंगे ये मदद। तो उसके लिए हमारे 2 लोग इंडिया के सिलेक्ट हुए, शुभांशु शुक्ला जी और प्रशांत बालाकृष्णन नैयर जी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है लद्दाख एज मार्शन ल्यूनर एनालॉग। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि लद्दाख के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो मार्शन ल्यूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन पर काम कर सकता है। अब एक एनालॉग रिसर्च स्टेशन है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर फिजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं टू अ प्लानिटरी बॉडी और एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट। प्रेजेंटली आप ये मानो कि 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन है, विद नन बीइंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक भी नहीं था। तो हमें लगा कि भाई जो BIS रशिया में है, या हीरा बायोस्फीयर आपका 2 USA में है, मार्श 1 नीदरलैंड में है, डी मार्श इसराइल में है, तो एक तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अब ये क्या है बेसिकली, एनालॉग साइट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। फील्ड टेस्टिंग के लिए, नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, रोबोट इक्विपमेंट के लिए, व्हीकल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोलॉन्ग्ड स्पेस मिशंस को कैरी आउट करने के लिए यू नीड दिस साइट, ताकि आप ह्यूमन हैबिटेट एनवायरनमेंट की चेक कर पाओ, उसका बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो सब चेक कर पाओ। तो साइमुलेशन टेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए हमें कुछ चाहिए ऐसी साइट। अब लद्दाख को एज अ एस्ट्रोनॉमिकल हब ऑफ इंडिया क्यों माना जा रहा है, कह रहा देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वो हानले लद्दाख में ही है। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज़्म भी यहीं पर अवेलेबल है, प्रोग्राम्स भी यहाँ पर लॉन्च होते रहे हैं। लद्दाख एक आइडियल लोकेशन क्यों मानी जा रही है, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी है इसमें एडी मार्श और मून के लिए। एक तो यहाँ पर ड्राई कोल्ड एरिड डेजर्ट है, ठीक है, बहुत फ्लैट वेजिटेशन है, ड्यून्स एंड ड्रेनेज नेटवर्क है, ग्राउंड आइस है, पर्माफ्रॉस्ट है, और यहाँ पर आपका वोल्केनिक रॉक है, सलीन लेक्स हैं, उसकी भी मदद हमें मिल जाएगी। अगर इसका एक्सो बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखो तो पर्माफ्रॉस्ट एविडेंस ऑफ वाटर पास्ट में भी देखे गए हैं, UV भी यहाँ पर बढ़ी हुई है, कॉस्मिक रेडिएशन भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है, हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, सफिशेंट आइसोलेशन भी है जहाँ पर ये काम आराम से किया जा सकता है। इसीलिए लद्दाख को एक आइडियल लोकेशन माना जा रहा है मार्शन और ल्यूनर एनालॉग के लिए, मतलब इनकी स्टडी के लिए ये बेस्ट प्लेस है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग क्या होता है समझते हैं। देखो, टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग का मतलब है, कुछ रिसेंटली ना कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो डॉपिंग होती है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हो। कह रहा कैसे, कह रहा जैसे स्पीडो LZR रेसर स्विम सूट है, 2008 ओलंपिक्स में, लेटर उसको बाद में बैन किया गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कंसिडर करती है कि टेक्नोलॉजीज़ को प्रोहिबिट करो अगर वो परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रही हैं या ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे में रेगुलेशन लगाना आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सोचो जो बंदा जो इतनी मेहनत कर कर व्यक्ति आ रहा है, आपने अपनी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट की मदद से जीत लिया वो मैच,
बंदे की पूरी मेहनत, जो सामने वाला पूरी ईमानदारी से खेल रहा है, उसको गया। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग उसी को कहते हैं। उस पर कई लोगों ने कंसर्न जताए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटी मैटर का। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मैटर? कह रहे रिसेंटली साइंटिस्ट को एंटी मैटर न्यूक्लियस मिला है। कहाँ पर? पार्टिकल एक्सेलरेटर रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में। कह रहा है इसको क्या बोलते हैं? और कह रहा है इसको एंटी हाइपर हाइड्रोजन फोर्स, जो कि एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। कह रहा है इसमें हालांकि सेम मास है, जैसे मैटर को काउंटर पार्ट करने के लिए सेम मास है, क्वालिटी भी इसकी वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट के लिए काम करता है। ये पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जगह यहाँ पर क्या होता है? पॉजिट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब मैटर एंड एंटी मैटर पार्टिकल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं ये। जब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, प्योर एनर्जी को छोड़ के ये ऐसे इनहेलिट कर देते हैं, अपने आप को मिल जाते हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसे बड़े ध्यान से समझते हुए करना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट। वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लॉन्च किया गया है गोबी डेजर्ट बाय चाइना 2025 में किया जाने वाला है। यूरेनियम की जगह यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूल के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो, इट्स रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर। थोरियम क्यों कहा जा रहा है? क्यों थोरियम को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है? अब इसमें क्या है? पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कूलिंग पर्पस के लिए। इसमें क्या बेसिकली करा जा रहा है? इसमें ना लिक्विड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। वाटर कूलिंग मॉडल की जगह ये जो डिज़ाइन है ना, इसमें मेल्टडाउन्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो थोरियम एज अ फ्यूल क्यों इतना उपयोगी है? क्योंकि ये एलिमेंट विद रेडियो एक्टिविटी जो नेचुरल ऑकरिंग सिस्टम से बना हुआ होता है, ये ट्रेस भी कर लेता है सॉइल के लेवल राइस। अब देखो, जो ये थोरियम है ना, ये आपके सॉइल के लेवल को ट्रेस करने में, पानी, रॉक्स, एनिमल्स को ट्रेस करने में बड़ा मदद करता है। क्योंकि थोरियम में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप इसके ध्यान से देखो, तो थोरियम को आपको न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसको पहले आप कन्वर्ट करते हो U-2233 न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये भी एक फ़ायदा है। कह रहा सिग्निफिकेंस क्या है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का? कह रहा अबेंडेंट सप्लाई है लाइक यूरेनियम। कह रहा भारत में आप जाओ, केरला उड़ीसा में अगर आप देखते हो तो हमारे पास यूरेनियम की कमी है, हमारे पास थोरियम की कमी नहीं है बिल्कुल भी। कह रहा केरला उड़ीसा में मोनोजाइट खूब है और 8 से 10% थोरियम वहीं से बन जाता है। मोनोजाइट आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड में खूब है। और ये केमिकली सेफ होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। केमिकल इनर्ट स्टेबिलिटी है बेसिकली। एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत सेफ है, क्योंकि टॉक्सिक नहीं है, कम है टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें कम निकलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे देखो, इसीलिए हमारे देश में भी थोरियम का न्यूक्लियर प्रोग्राम में रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 3rd स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, उसमें यही था। तो पहला स्टेज क्या है? नेचुरल यूरेनियम हमने यूज़ करा। फिर 2nd स्टेज में हमने क्या करा? प्लूटोनियम यूज़ करा। 3rd स्टेज में हम थोरियम और मोनोजाइट के थ्रू निकाला हमने, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर की मदद से। तो ये एक फ़ायदा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आता है प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल, जिसका नाम है ISDRA2TNPB। ICAR ने इसको डेवलप करवाया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन टूल है जो कि क्या करेगा? प्लांट की जीनोम एडिटिंग करके उसमें जो भी लिमिटेशंस प्लांट के जीन्स में आते हैं, CS9 CS2, उसकी मदद से करा जाएगा। जैसे देखो, क्रिस्पर जो होता था वो क्या करता था? जो प्लांट्स है उसका ना पूरा देख के कि इसके जीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता था वो। फिर उसके इनसाइड सेल पे डिलीवरी करता था कि कोई वायरल वेक्टर ना पड़ा हो, ताकि ये आराम से इसकी क्रॉप यील्डिंग हो पाए। तो इसमें प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जीनोम एडिटिंग टूल जो ये है, ये क्या करेगा? बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है ये। इस बैक्टीरिया का नाम है डेनोकोकस रेडियोडुरांस। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है ये। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा? इसको फैमिली जंपिंग जीन से निकाला हमने, और उसको टारगेट करके हम DNA सीक्वेंस को ऐसा बना रहे हैं कि वो आराम से जीनोम एडिटिंग हो जाए और कोई ऐसा प्रभाव भी ना पड़े। अब सिग्निफिकेंस पता है क्या होता है इसका? ये टारगेट ना यूनिक रीजन को करेगा जीनोम के, पूरे CS9 जो कि कर नहीं पाता था। इससे फ्यूजन प्रोटीन्स भी क्रिएट होंगे, जीनोम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के स्कोप बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव है बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स, चाहे फ्लावरिंग हो, मोनोकॉट्स हो, चाहे डाइकोट्स हो, दोनों के लिए इफेक्टिव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, WHO ने डिक्लेयर किया है एमपॉक्स। अभी आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों एमपॉक्स के बारे में, जिसको हम मंकी पॉक्स कहते हैं। उसके लिए बोला गया कि भैया ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनल कंसर्न है, ये बहुत बड़ा। तो डिसीजन लिया गया, भाई क्या कह रहे हैं, कैसे ये क्या हो रहा है, कह रहा कहाँ से आया ये, कह रहा है एमपॉक्स आया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आउटसाइड अफ्रीका से आया है, और ये बहुत ग्लोबल होता जा रहा है फॉर सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स। एमपॉक्स क्या है, वायरल इलनेस है ये। इसको मंकी पॉक्स वायरस भी कहते हैं। स्पीशी होती है एक जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस की, वहाँ से निकल कर आया है। इंसान में 1970 में देखने को मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं इसमें, पस फिल्ड, स्किन में पस फिल्ड हो जाती है, सोचो आप। ऑकस मोस्टली सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। और ये ना गे बाइसेक्सुअल्स को भी बहुत जल्दी होता है ये। वैक्सीन्स भी हैं इसकी, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए, इसके लिए भी है, सर्म सर्कमस्टांसिस में वो दी जाती है। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों बोला, क्योंकि आउटब्रेक हो गया यार। क्वालिफाई कैसे होता है कोई भी चीज़, इसका पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाएगी। तो इसीलिए इसको एक IHR जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके तहत एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की तरह साइन करा गया है, ताकि एक हाईएस्ट लेवल पे इसका अलर्ट रहे और ये आगे ना फैले। WHO ने ऐसे और 7 डिजीज़ को भी हेल्थ इमरजेंसी जिक्र कराया, जैसे H1N1 इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, बोला है, जिका है, बोला आउटब्रेक कॉन्गो वाला है, कोविड-19। अब एमपॉक्स को 2022 और 2024 दोनों जगह पर बोला गया है कि भाई इसको इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट कंसर्न है ये। अब देखो बारिश के महीने में डेंगू तो फिर फैलेगा ही। तो इंडिजीनियस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन बनाई गई, इसका नाम है डेंजीऑल। इसने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रोसीड करा है। आपको पता है ना, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन को ऐसे थोड़ा ना कर देते हैं, इसमें फेजेस होते हैं, उसके ट्रायल्स को फिर वो प्रोसीड करके आगे बढ़ती है। तो इसमें ट्रायल जो कंडक्ट करा रहा है वो ICMR है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पैनेसिया बायोटेक है। याद रखो, डेंगू जो होता है ब्रेक बॉर्न फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है ये। फीमेल जो आपकी इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होती है उसके बाइट पर होता है। चिकनगुनिया, जिका भी यही करती है, एडिस इजिप्टी। डिस्पाइट, आप सोचो डेंगू जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा है, अर्बन सेमी अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि यहाँ पर हम, और बहुत गंदा फीवर होगा एकदम। समझ लो डेंगू शॉक सिम्टम्स होते हैं आपके एडल्ट्स में। करंटली कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लाइसेंस वैक्सीन नहीं है इंडिया में डेंगू की। जो डेंजीऑल है ये भी अभी लाइन में है, फेज़ में है, देखो आगे कैसे इस पर काम होता है। नेक्स्ट हमारा है सीरो सर्वे। कौन कंडक्ट कराता है, कह रहा ICMR ने सीरो सर्वे कंडक्ट करा, सिंस लास्ट ईयर से कर रहा है, ताकि ये चेक करने के लिए कि भारत में कितना रिस्क है एमपॉक्स पॉपुलेशन पे फैलने का। तो सीरो सर्वे क्या करता है, कुछ ओरल फ्लूइड्स निकालता है, कलेक्ट करता है, टेस्टिंग करता है ब्लड की, कोई डिफाइंड पॉपुलेशन को उठा लेता है, एक स्पेसिफिक पीरियड को उसको चेक करता है, और फिर देखता है कि इसमें अगर तो एंटीबॉडीज़ वगैरह बन रही हैं इसके अगेंस्ट, तब तो ठीक है। नहीं बन रही हैं तो फिर चेक करना पड़ता है कि भाई इसमें कितना प्रेवलेंट है, कितना गैप आ रहा है, कितना इम्यूनिटी लड़ पा रही है। सारा चीज़ें चेक करने को सिस्टम को सीरो सर्वे कहते हैं। अब ऐसे ही एक होता है हेफ्लिक लिमिट। हेफ्लिक लिमिट जो लियोनार्ड हेफ्लिक वो पास हुए अभी रिसेंटली, तो उन्हीं के नाम पर ये हेफ्लिक लिमिट इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो फंडामेंटली चेंज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग। समझना ये क्या होता है मामला, क्या ना, नंबर ऑफ़ टाइम, जैसे हमारा जो सेल की जो पॉपुलेशन है ना, बहुत नंबर ऑफ़ टाइम्स वो डिवाइड होगी और एक अटेन करेगी अंटिल इट अटेन्स सेल साइकिल अरेस्ट, है ना। तो तब तक जो सेल की पॉपुलेशन है वो डिवाइड होती रहती है, और वो डिपेंड करता है हमारा क्रोमोसोल टेलोमेर्स कैसा है। अगर डिक्रीज हो जाता है, अगर स्टैंडर्ड सेल आ जाते हैं विद एवरी सेल डिवीजन। तो हेफ्लिक लिमिट बेसिकली बताती है कि 125 ईयर्स हैं ह्यूमंस के लिए। बियॉन्ड दिस नो अमाउंट ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, जेनेटिक ट्विकिंग अगेंस्ट दिस कैन एक्सटेंड देयर लाइफ स्पैन। कह रहा देखो एक बात ध्यान रखो कि इंसान ना अपनी लाइफ को खींचने के लिए अच्छी डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, जेनेटिक चीज़ों को चेंज करा लेता है। कह रहा वो 125 साल तक तो कर सकता है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कितनी अच्छी डाइट खा लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितना जेनेटिकली अपने आप को चेंज करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जाना ही जाना है। फिर तो बस मामला ख़त्म आपका। क्यों, क्योंकि अब आपके ना पूरी बॉडी की जो सेल पॉपुलेशन है वो साइकिल अरेस्ट हो जाता है, उसको वो सेल पॉपुलेशन अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाती, और उसका मामला अब ख़त्म हो जाता है। रिपीटेटिव DNA जो सीक्वेंस है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स वो गिरने लग जाते हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया है हेफ्लिक लिमिट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपका है बायो सर्फेक्टेंट, यानी रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया कि जो बायो सर्फेक्टेंट हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ग्रीन सबस्ट्रेट से फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट के तहत। अब सर्फेक्टेंट क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जब आप किसी लिक्विड में इसको ऐड करते हो तो रिड्यूसेस इज सरफेस टेंशन
और इससे जब ये स्प्रेड होगा इसकी वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर डिटर्जेंट जैसे कि होता है। बायोसर्फेक्टेंट क्या है? एक तरह का एक्टिव कंपाउंड है जो कि माइक्रोबियल सेल सरफेस द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस कैसे होता है? बैक्टीरिया, यीस्ट और फिलमेंटस फंगी से। लो टॉक्सिसिटी है, हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी है, रिमेन एक्टिव रहता है। अब इसका यूज़ पता है क्या है? इसका यूज़ होता है बायो रिमेडिएशन में, यानी जब आपको ऑयल स्पिल साफ़ करना हो, क्लीन करना हो, आपको किसी मेटल में से मिलावट को दूर करना हो, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में ये ना मिट्टी की उपजाऊ बनाता है मिट्टी को। ये प्लांट डिजीज़ को मैनेज करता है। ये फार्मेसी में अगर आप देखो दवाई जहाँ एंटी माइक्रोबियल, एंटी एडेसिव, एंटी वायरल, एंटी कैंसर तक फार्मास्यूटिकल की मदद करता है ये। तो इस इंडस्ट्री के लिए तो भगवान है बायोसर्फेक्टेंट। इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका देखो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब एक बचा है टॉपिक आपका कल्चर और एक आपका बचा सोशल इशू, वो एक साथ आएगा, ठीक है। अब आप सीधा चलो, पहले तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करो आप, क्योंकि आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर्स हालांकि मैंने दिए हैं लेकिन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ज़्यादा आंसर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सबसे पहले खुद से देखो आपको कितनी नॉलेज हो रही है। अब देखो पहला ही जो यहाँ पर टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? रेजिस्टेंस टू पेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखो अपने पार्ट्स पढ़ो सारे, ये इसका क्या आंसर होगा। 2012 के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन उठाया ये मैंने। फिर विद रेफरेंस टू बायो E3 हमने पढ़ा है, ये कल मैंने आपको बायो E3 पढ़ाया था, बड़े अच्छे से पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ो पहले ध्यान से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद आंसर करो, ठीक है। ये भी बायो E3 से रिलेटेड ही है। फिर पूछा है कि व्हाट ईयर वॉज नेशनल स्पेस डे वॉज सेलिब्रेटेड, वो आप बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 का क्वेश्चन है, मंगलयान से रिलेटेड मैंने उठाया हुआ है, इसका आंसर आपने देना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग, जो हमने कल ही अभी डिस्कस किया है। ये आपके पास दोनों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है ये। फिर अग्नि फोर्स मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है यहाँ पर थार्ड से रिलेटेड सॉल्व करना, 2018 में पूछा गया था ये सवाल। फिर एंटी मैटर भी हमने पढ़ा ही, एंटी मैटर पढ़ा है ना, मैंने आपको भी पढ़ाया है। एंटी मैटर के रिलेटेड सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपने। एमपॉक्स अभी पढ़ाया है मैंने, एमपॉक्स आपको जवाब देना है, एमपॉक्स कैसा होता है। विद रेफरेंस टू एमपॉक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये वाली जो PDF है आई एम शेयरिंग ऑन टेलीग्राम एज वेल, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है। अब आंसर्स इसके देखते जाओ आप, देखो ये सारे इसके आंसर्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसके सारे आंसर्स हैं, मैंने आंसर्स भी आपको दिखा दिए। बाकी तो आप अभी सीधा आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इवन द टेलीग्राम, इवन ऑन योर कमेंट सेक्शन यू कैन इवन आस्क, ठीक है। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.